लड़ाई सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो जेएनयू तक सीमित नहीं है, इसलिए इस लड़ाई को सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं किया जा सकता। जैसे आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का केस आया था नॉट फाउंड सूटेबल का, उसमें किस तरीके से ओबीसी जो कैटेगरी के लोग हैं उनको बता दिया गया कि नॉट फाउंड सूटेबल। पहले ऐसा था कि जब लोग नहीं थे, जब रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ था, बहुत कम लोग पहुंच पाते थे, तो कहते थे कि अवेलेबल ही नहीं है, और जब अवेलेबल हुए तो वो कह रहे हैं कि सूटेबल ही नहीं है। दोस्तों, मैं अभी जेएनयू में बैठा हुआ हूं और मेरे साथ कंचना यादव जेएनयू की स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और इनका ताल्लुक जो है सीआरजेडी यानी छात्र राष्ट्रीय जनता दल से है और ये काफ़ी एक्टिव हैं सोशल जस्टिस के मसले को लेके, और ये साइंस की स्टूडेंट हैं यहाँ पे जेएनयू में, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस, इनकी बिल्डिंग पास में ही है। और हम जेएनयू में बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम इशूज़ के ऊपर। आप सब लोग को मालूम है कि जेएनयू में पीएचडी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है 2021, इसका रिजल्ट आउट हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू के दौरान बहुत बड़ी धांधली की गई है और जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनका दावा ये है कि जो भी वंचित तबका, जो बहुजन समाज से जो लगाते हैं, ख़ासकर जो दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और जो भी और भी जो वंचित तबके से लोग आते हैं, उनको जानबूझ के 1, 2, 3 मार्क्स दिया गया है। हालांकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो रिटन एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा हुआ है। तो रिटन एग्ज़ाम में जहाँ वहाँ 50, 60, 70% मार्क्स ले रहे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो वाइवा है वहाँ पे उनको मार्क्स सिर्फ 1, 2 मिल रहे हैं, 3 या 4 मिल रहे हैं, जो कि तकरीबन 5 से 10% है। तो ये एक पैटर्न दिख रहा है। अभी भी बहुत सारी तस्वीरें सामने नहीं है। जेएनयू में पहले क्या होता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास एक पर्ची लगती थी जिसमें सारे बच्चों के मार्क्स और उनके रिजल्ट सब कुछ सामने हो जाते थे, तो इससे कोई भी इंसान पता लगा सकता था आसानी से कि रिजर्वेशन फुलफिल हुआ कि नहीं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सबको प्राइवेट मैसेजेस जाते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए या आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो डाटा भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सामाजिक न्याय के जो संगठन है और लेफ्ट के संगठन यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं जिसमें छात्र राष्ट्रीय जनता दल जो है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। असल में मुद्दा क्या है, मसला क्या है, कहाँ तक इसमें डेवलपमेंट हो चुका है, प्रशासन कहाँ तक इसमें आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा है, टीचर्स फ्रेटर्निटी कहाँ तक आपके साथ है, और आगे का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा डिबेट है, डिस्कशन है, ये स्टार्ट कब से हुआ? ये स्टार्ट उस दिन से हुआ जब जेएनयू जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसका फाइनल रिजल्ट आउट हुआ। जब रिजल्ट आउट हुआ तो बहुत सारे जो बहुजन तबके के लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी से आने वाले लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने डेटा शेयर किया। उन्होंने डेटा शेयर किया, उसमें प्रॉपर था कि जो रिटन एग्जामिनेशन है जिसमें 70 और 30 का रेशियो है। 70 दैट मीन्स रिटन, जिसका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, फिर उसको 70 में कन्वर्ट किया जाता है, और 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। उस 30 मार्क्स में किसी को 1 नंबर मिला है, किसी को 2 नंबर मिला है, किसी को 3 नंबर मिला है। मतलब इस तरीके के मार्क्स उनको दिए गए हैं जो बहुत अच्छा है और बहुत एक्सट्रीम परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि 70 में 62 मार्क्स तक जो बच्चा लेकर आया है उसको भी पीएचडी में 1, 2, 3 नंबर दिए गए हैं। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उसका अगर एवरेज मार्क्स भी है तो इंटरव्यू में उसको 25, 26, 27 नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहला ये सवाल उठता है। दूसरा ये है कि हम तो बस लेस देन 50% सीट की बात कर रहे हैं। क्यों? जैसा हम जानते हैं कि जेएनयू में 2 तरीके से पीएचडी में एडमिशन होता है। एक 100% इंटरव्यू होता है जो जेआरएफ के माध्यम से लिया जाता है, और कुछ सीटें जो है रिटन के माध्यम से होती हैं। तो जो 100% इंटरव्यू के माध्यम से हो रहा है, जेआरएफ के थ्रू हो रहा है, उसमें इस बार अगर हम रेशियो निकाले तो मोर देन 50% सीटें जो है वो जेआरएफ के माध्यम से आई हुई थी। तो मोर देन 50% सीटों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि उस पे सिलेक्शन किसका हुआ। मैं पर्सनली अपने बहुत सारे मित्र से मिली,
स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज से, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज से, इवन स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं इजीली उनसे कांटेक्ट कर पाई कि उनको कितने मार्क्स मिले हैं। तो मैंने देखा कि 100 मार्क्स में उनको किसी को 19 मार्क्स मिले हैं, किसी को 20 मार्क्स मिला है। मतलब एक जो बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 33%, उस 33% मार्क्स को भी उनको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर यही सवाल उठता है कि आखिर में क्या पैरामीटर यूटिलाइज किया गया जो इंटरव्यू पैनल था उनके द्वारा कि एक बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स भी उनको नहीं दिया गया। ये JRF के थ्रू हो गया। रिटन के थ्रू हम देखें तो इसके पीछे दो साजिशें दिखती हैं कि क्यों, कि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे जो एवरेज थे और बहुजन तबके से आते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, उनको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिया गया ताकि वो आउट हो जाए, कि उनका फाइनल सिलेक्शन ना हो और यूनिवर्सिटी के मुहाने से वो चले जाए। और दूसरा जो एकदम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किए हैं, जो एबव 60 लेके आए हैं, एबव 55 लेके आए, 70 में उनको 1, 2, 3 मार्क्स दिए गए हैं ताकि उन जो रिजर्व कैटेगरी है ना, कि OBC SC ST की, वो रिजर्व कैटेगरी में अपने ही कैटेगरी में आए, ताकि जो जनरल सीट है जो यहाँ पर मतलब EWS भी मिला ले, जनरल सीट मिला ले तो मोर देन 60% हो रहा है, वो सीटों को सुरक्षित रखा जाए। मतलब आप साफ देख सकते हैं जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 60% है उनको इतने लेस सीटों पर सीमित कर दिया जा रहा है, और जिनकी पॉपुलेशन 10% भी नहीं होगी उसको मोर देन 60% जो है उनके लिए रिजर्व किया जा रहा है। अनरिजर्व सीट को रिजर्व किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी, किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो ओवरऑल जो है मुद्दा वो यही है कि आखिर में ऐसा क्यों किया गया। दूसरा हम देखें तो रिजर्वेशन का मुद्दा देखें। रिजर्वेशन में क्या हुआ कि कहीं कहीं सेंटर पे 2 सीटें आई हैं, किसी सेंटर पे 4 सीटें आई हैं, तो कहीं पर OBC की 1 सीट है तो कहीं पर एक भी नहीं है, तो SC ST की कहीं एक भी नहीं है। तो आखिर में किस बेसिस पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? अगर जनरल सीट 4 है, OBC SC ST एक भी नहीं है, तो वहाँ पर जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है 27%, 15% एंड 7.5%, वो किस बेसिस पर, कहाँ पर जो रिजर्वेशन को कैसे फॉलो किए हैं इसका भी कोई डेटा नहीं है। इसलिए हमारी डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से, हर सेंटर से, वो अगर 4 सीटों पे अगर इंटरव्यू कॉल दिए थे तो उस 4 सीटों पर कितने रेशियो में स्टूडेंट को बुलाए थे, क्योंकि वेरी कर रहा है। चाइनीज सेंटर पर मैंने पता किया कि जितने सीटें हैं वहाँ पर उतने भी लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए नहीं बुलाया गया है, और ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि मोर देन जो 50% रिटन एग्जामिनेशन पास करने का क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर पाए वो लोग। तो सवाल इस पे किस पे करे कि स्टूडेंट पे जो 50% नहीं पास कर पाए, या उन पे करे कि जो उन्होंने ऐसा पेपर बनाया कि स्टूडेंट ही 50% नहीं पास कर पाए। दूसरे आते हैं जर्मन सेंटर पर। जर्मन सेंटर पे क्या हुआ कि 15 सीट था रिटन से और 15 सीट था JRF के माध्यम से। तो जो रिटन का 15 सीट था, ऑलमोस्ट 14 या 15 बच्चे को वहाँ पर इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया था। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस में मोर देन 5 टाइम्स कॉल किया गया, और ACS में मोर देन 3 टाइम्स कॉल किया गया। तो हमारा सवाल है कि हर सेंटर, JNU है, JNU के हर सेंटर पे क्यों वेरी कर रहा है, हर स्कूल जो है ये रेशियो क्यों वेरी कर रहा है, कौन सा पैटर्न JNU एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहा है PhD में जो है कि स्टूडेंट को जो है एडमिट करने के लिए। तो और दूसरा है कि ये क्या पैरामीटर उन्होंने यूज़ किया हुआ है, कि वो किस पैरामीटर के बेस पे उन्होंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर दिए हुए हैं। आपकी बात सुनने से 3-4 चीज़ें बहुत ही क्लियर तौर पे सामने आ रही है। पहला ये कि एडमिशन जो प्रोसेस है उसमें बहुत ही इरेगुलरिटीज़ है, कोई एक मेथड को फॉलो नहीं किया जा रहा है। किसी सेंटर में कम बच्चों को बुलाया जा रहा है, किसी सेंटर में ज़्यादा बच्चों को बुलाया जा रहा है, और कट ऑफ भी जो है वो भी, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। कुछ हमारे दोस्त बता रहे थे कि जो वंचित तबके से बिलोंग करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए जो कट ऑफ है वो हाई है EWS के मुकाबले में। तो ये भी कुछ अजीब सी चीज़ें लग रही हैं। और फिर एक और बड़ा सवाल ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी, जो उसको हम जनरल कहते हैं, उस पे सारे लोगों का हक है। उस पे दलित का हक है, उस पे OBC का है, उस पे आदिवासी का है, महिला का है, आपको उसमें PWD के लोगों का है। लेकिन ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब है कि खास 2, 4 या 5 जो अगड़ी जातियां हैं उन्हीं के लिए मतलब ये सीट को रिजर्व कर दिया गया है और वही उसमें आएंगे। और मुझे पता है
कि कई बार ड्यू में भी जब हमारे साथी वंचित तबके से ईआर कैटेगरी के अंदर में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं आप किस कैटेगरी से हैं, तो कोई कहा मैं ओबीसी से हूँ या मैं एससी से हूँ, तो कहते नहीं नहीं ये ईआर का है, आप यहाँ पे क्यों आ गए। तो ये पता नहीं हिंदुस्तान में ये कानून कहाँ से चल रहा है। अब मैं आपकी बातों से सहमति रखते हुए एक दो सवाल पूछ रहा हूँ। टीचर्स एसोसिएशन कह रहा है कि आप टीचर्स को क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब नहीं दे रहा है, यहाँ पे मामला लेफ्ट और राइट का भी हो जाता है। तो इस पूरे समस्या से समाधान करने के लिए आप या आपका संगठन जो है ये क्या 2, 3, 4 चीज़ आप लोग करने जा रहे हैं, और जो लोग जेएनयू से बाहर लोग हैं या जेएनयू के अंदर में जो लोग हैं और जिनको अम्बेडकराइट थॉट से या जिनको सोशल जस्टिस से सरोकार है, वो लोग आपकी कैसी मदद कर सकते हैं और कैसे आपके सॉलिडारिटी में खड़े हो सकते हैं। अभय जी, आप इसमें 3-4 सवाल पूछे कि पहला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, दूसरा इसमें लेफ्ट और राइट किसका हाथ है, और तीसरा जो है कि अगर सवाल जो आपने पूछा है कि हम इस पूरे चीज़ों से कैसे निपटने जा रहे हैं, क्या मूवमेंट होने जा रहा है और कैसे लोग इनसाइड एंड आउटसाइड कैंपस कैसे लोग इसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर 3 सवाल हैं। पहला हम बताएं कि इसको रोक कौन रहा है, इस तरीके की हरकतें कर कौन रहा है। तो हम बताएं कि रिजर्वेशन लागू होने से पहले जब हायर एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन लागू नहीं था तो बहुत कम ऐसे लोग थे बहुजन तबके के मार्जिनलाइज सेक्शन से जो जेएनयू जैसे संस्थान में या डीयू जैसे संस्थान में या किसी भी हायर एजुकेशन सिस्टम में जा पाते थे। तो जब बहुत गिने चुने लोग थे तो वो आवाज़ भी नहीं उठाते थे। लेकिन जैसे ही रिजर्वेशन लागू हुआ, बहुजन तबके के लोग संस्थानों में आए हायर एजुकेशन सिस्टम में, उन्होंने यहाँ पर देखा और समझा कि यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, बात ये भी नहीं है कि हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि सिस्टम में जो हायर एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए द्रोणाचार्यों की लॉबी है वो नहीं चाहती है कि बहुजन तबके के लोग आए और जेएनयू जैसे हायर एजुकेशन सिस्टम में पढ़े, ताकि उनके द्वारा जो खड़ी की गई दीवार है, जो बाउंड्री है, उसको तोड़े और उनसे सवाल करे। और इसीलिए आज जब रिजर्वेशन लागू हुआ और बहुजन तबके के लोग आए और इनसे सवाल करने लगे तो इनको एक डर, एक भय फील हुआ और फिर क्या करने लगे ये लोग कि जो रोकने के लिए पूरी कोशिश करने लगे कि कैसे उनको 1-2 नंबर दिया जाए, कैसे उनको फेल किया जाए और कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। तो ये सवाल है कि आखिर में इसको रोक कौन रहा है। ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रही या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं बोल रहा है बिना तथ्य के। इसके पहले भी ये लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी हैं, इसके पहले भी कई कमेटियाँ बनी हैं, जैसे राजीव भट्ट की कमेटी बनी और 2016 में जब अब्दुल नाफे की कमेटी बनी, जेएनयू के एक प्रोफेसर की खुद कमेटी बनी यहाँ पर जेएनयू की अपनी, और इन्होंने 2007 से और 2017 का डेटा लेकर जब एनालिसिस किया तो ये पाया कि हाँ जेएनयू जैसे सो कॉल्ड जो प्रोग्रेसिव संस्थान कहा जाता है, जो जहाँ पर बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, यहाँ पर भी जेएनयू वाइबा में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि बहुजन तबके के जो लोग आते हैं उनको 1-2 नंबर या बहुत कम नंबर देकर उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है। ये एक तथ्य है। उसके बाद अब्दुल नाफे की कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि जो परसेंटेज है वाइबा का 30% उसको कम किया जाए और उसको 15% कर लिया जाए। तो इस परसेंटेज को जो 15% था वाइबा में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 2017 से 2021 का आ गया रिजल्ट, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और दूसरा जो आपका सवाल है किसके लिए लेफ्ट राइट में कौन आखिर में रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि जेएनयू में अब राइट का अटैक हो रहा है राइट विंग का, इसलिए इसके लिए राइट रिस्पॉन्सिबल है। ऑफ कोर्स राइट रिस्पॉन्सिबल है कुछ सेंटरों पे, जैसे मैं साइंस सेंटर की बात बता सकती हूँ कि वहाँ डोमिनेंसी है राइट जो प्रोफेसर्स है राइट विंग के प्रोफेसर्स की। लेकिन जो सोशल साइंस के कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे लेबर स्टडीज़ की मैं बात करूँ, हमारे एक मित्र हैं वहाँ से जिन्होंने एकदम एक्सीलेंट परफॉर्म किया रिटर्न में, लेकिन इंटरव्यू में उनको सिर्फ 3 मार्क्स दिया गया लेबर स्टडीज में, इसके बावजूद भी उनका वहाँ पर सिलेक्शन पीएचडी में हो गया। तो वहाँ पर तो हर कोई जानता है लेबर स्टडीज में कि वहाँ पर लेफ्ट विंग के प्रोफेसर्स हैं। कुछ और ऐसे सेंटर है जहाँ पर लेफ्ट विंग के प्रोफेसर की डोमिनेंसी है। तो आखिर में हम रिस्पॉन्सिबल राइट को ही क्यों बनाए? यहाँ पर राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए।
और जो थर्ड आपका क्वेश्चन था कि इसको हम कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, तो अभी हम जो है कि इसको JNUSU से बात हुई है, वो कुछ टाइम मांगे हैं कि वो इस पर करेंगे। अभी एडमिनिस्ट्रेशन से वो बात किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ईमेल ID और एक नंबर जारी किया है कि जिस भी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो इस पे मेल करे या इस पे कॉल करके बताए। लेकिन हमें ये यहाँ पर पूछना है कि अगर किसी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो अंदर से इतना डरा होता है कि वो कभी भी फ्रंट पर नहीं आएगा, वो कभी उस पर मेल नहीं करेगा, कभी कॉल नहीं करेगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि फ्यूचर में भी उसको यहाँ पर एडमिशन लेना है। तो ये जो एक दिखावे का जो प्रोसेस चल रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, ये कोई प्रोसेस जो है कि जस्टिस दिलाने के लिए नहीं है, ये एक दिखावे का प्रोसेस है, बस ऐड करने के लिए हाँ इस पे मैंने काम किया है। ये इस पे हम बात करें तो प्रोफेसरों का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, इवन JNUSU का भी यही है। फिर भी हम अभी JNUSU पे छोड़े हैं। अगर वो इस मूवमेंट को नहीं लेके जाएगा, अगर वो जस्टिस के लिए काम नहीं करेगा, तो इसको अदर ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल जस्टिस के लिए फाइट करती हैं वो फिर लेंगे अपने हाथ में। और हो सके इन फ्यूचर जो एक स्पेशल कमेटी फॉर सोशल जस्टिस का एक फ्रंट बने, उसमें सारे संगठनों के लोग आएँ और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, और तब तक फाइट करेंगे जब तक कि अब्दुल नाफे जो कमेटी का रिकमेंडेशन था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है, और जब तक कि एक पारदर्शी सिस्टम नहीं बन जाता है इंटरव्यू में कि एक ऑन कैमरा रिकॉर्ड इंटरव्यू हो, ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो वो उसके लिए फाइट कर सकता है, उसके पास स्ट्रॉन्ग इनफ एविडेंस होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि वो प्रूव करना चाह रहा है कि नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, तो उसके पास भी एक एविडेंस होगा। तो इस मोमेंट को हम ऐसे आगे लेके जाएंगे और हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रुकता, और इनफैक्ट बाहर से भी प्रोफेसरों का, बाहर से भी लोगों का इसमें सपोर्ट रहेगा। देखिए, आप लोग अपने लेवल पे तो JNU में प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर भी रहे हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि बाहर की लड़ाई और अंदर की लड़ाई सेपरेटेड नहीं होती, वो जुड़ी हुई होती है। तो आप जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप ये भी सोच रहे हैं कि जो और भी मेथड्स हैं प्रोटेस्ट करने के, जैसे हो सकता है कोर्ट का सहारा लेना, या फिर हो सकता है SC ST या OBC कमीशंस के अंदर में जाना, या फिर जो बाहर में जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसका अकीदा, जिसका विश्वास कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय और लेफ्ट की तरफ है, क्या उन लोगों से भी आप लोग राब्ते में हैं? क्योंकि यहाँ JNU में जो कुछ भी हो रहा है, बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि ये यहाँ का प्रशासन जो है वो सब कुछ कोई आइसोलेशन में नहीं कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक सिस्टम से, इनबिल्ट सिस्टम जो है, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है उसको, तो इसको लेके क्या कुछ इस लड़ाई को थोड़ा और माने बड़े पैमाने पे इसको बढ़ाने का क्या आप इसके बारे में कुछ इरादा रखती हैं? ये लड़ाई सिर्फ JNU तक सीमित नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो JNU तक सीमित नहीं है, इसलिए इस लड़ाई को सिर्फ JNU तक सीमित नहीं किया जा सकता। जैसे आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का केस आया था नॉट फाउंड सूटेबल का, उसमें किस तरीके से OBC जो कैटेगरी के लोग हैं उनको बता दिया गया कि नॉट फाउंड सूटेबल। पहले ऐसा था कि जब लोग नहीं थे, जब रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ था, बहुत कम लोग पहुँच पाते थे, तो कहते थे कि अवेलेबल ही नहीं है, और जब अवेलेबल हुए तो वो कह रहे हैं कि सूटेबल ही नहीं है। आखिर में किस बेसिस पे उन्होंने ये कह दी? और उसके बाद देखें कि यही सेम चीज़ें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिलेगी। वहाँ पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के और कई सारे डिपार्टमेंट में ऐसे दिखा दिया जाता है नॉट फाउंड सूटेबल या नॉट फाउंड एलिजिबल या जो भी वो दिखाते हैं। तो इसलिए हमारी ये लड़ाई, जैसा कि आपने बोला कि ये एक ऐसा नहीं है कि एक बंद इन्वायरमेंट में हो रहा है और JNU प्रशासन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये डिस्क्रिमिनेशन हमने, जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई हूँ, ये हमने वहाँ पर भी देखा। वहाँ पर देखे, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट जो लोग होते हैं उनका लिस्ट उठा लीजिए तो अगर पाएंगे 100 में 98-99% गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ पर कौन होते हैं। आपको बता दें, ये डिस्क्रिमिनेशन खुद मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऐसा होता है कि कोई बहुजन तबके का OBC SC ST के किसी बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स मिल रहा है, थर्ड ईयर में जाकर डिसाइड हो जाता है कि साल गोल्ड मेडलिस्ट इस डिपार्टमेंट से किसको बनाना है, और उसके अचानक से थर्ड ईयर में मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं या बढ़ जाते हैं और वो गोल्ड मेडल उसके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। तो ये लड़ाई सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, एक संस्थान का नहीं है, एक जगह का नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, ये लड़ाई पूरे होल सिस्टम का है जो वर्षों से, जो सदियों से चला आ रहा है। इसलिए
अगर इसमें से बाहर के लोग इन्वॉल्व होते हैं, अगर इसमें से कोई सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाली पार्टी अगर इसमें इन्वॉल्व होती है तो हम उसका वेलकम करेंगे। अगर हमें इस लड़ाई में कोई सपोर्ट करता है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जस्ट नहीं, बल्कि एक सोशल जस्टिस दिलाने के लिए, जो आज के युवा पीढ़ी है जिनके साथ ये हो रहा है। कंचना जी, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब आपकी इस लड़ाई में आपके साथ सॉलिडारिटी को जाहिर करते हैं। थैंक यू सो मच अभय जी, आपने जो है माइक दिया और इस को रखने के लिए आपने बात बुलाया। हमने जेएनयू में ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी सामाजिक न्याय की तरफ से जो भी एक्टिविस्ट इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि उन सारे लोगों की बातों को आप तक पहुंचाएं। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे डिस्कशन को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप आज की लड़ाई को बचाइए ताकि कल की लड़ाई हम ना हारें। आप लोग सॉलिडारिटी में खड़े होइए और सामाजिक न्याय की जो आवाज़ है उसको बुलंद कीजिए। थैंक यू। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.